आजादी के बाद भारत को ब्रिटिश काल का एक ऐसा खुफिया ढांचा विरासत में मिला जो आंतरिक पुलिसिंग के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जबलपुर के जंगलों में घरेलू डाकुओं को पकड़ना था, जिससे ये बाहरी खतरों की निगरानी के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। एक आंतरिक पुलिस बल को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, न कि विदेशी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। इसने एक विनाशकारी रणनीतिक कमी पैदा कर दी। इसके परिणाम 1962 और 1965 के युद्धों में सामने आए। दुश्मन की चालों का अनुमान न लगा पाने के कारण भारतीय सेना को बार बार घात लगाकर किए गए हमलों और सीमा युद्धों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आधुनिक सीमा युद्ध को औपनिवेशिक काल के आंतरिक पुलिस बल के साथ नहीं लड़ा जा सकता था। भारत को ऐसी आंखों की जरूरत थी जो दुश्मन के इलाके के भीतर गहराई तक देख सकें। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और खुफिया विशेषज्ञ RN काओ ने एक समाधान तैयार किया। उन्होंने एक स्वतंत्र बाहरी कार्यों पर केंद्रित गुप्त एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ का गठन किया। रॉ ने तुरंत उच्च जोखिम वाले खुफिया कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने सीमाओं के पार अपने एजेंटों को तैनात करने के लिए पुराने तस्करी रास्तों का उपयोग किया। परिणाम तत्काल मिले। कश्मीर बेदी नाम के एक एजेंट ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान में घुसपैठ की। उसने एक सुरक्षित रेडियो रिले स्थापित किया और अमेरिकी हथियारों की गुप्त खेप का पर्दाफाश किया, जिसमें लड़ाकू जेट और बम वर्षक विमान शामिल थे। अपने पहले ही साल में रॉ का मॉडल सफल साबित हुआ। 1970 के दशक तक रॉ अपने चरम परिचालन चरण में प्रवेश कर चुका था। 1971 के संघर्ष से पहले एजेंसी ने रणनीतिक लाभ पाने के लिए क्षेत्रीय तनावों का उपयोग करना शुरू किया। RN काओ ने हाशिम कुरैशी नाम के एक दुश्मन उग्रवादी को डबल एजेंट बना लिया। काओ ने फिर एक यात्री विमान का अपहरण का नाटक रचा, जिससे एक भारतीय विमान को लाहौर में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत ने इस प्रचारित घटना को एक कूटनीतिक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीधा संपर्क टूट गया। दुश्मन को एक लंबा चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी पूर्वी सेनाएं अलग थलग पड़ गईं। इसी अलगाव के कारण दुश्मन अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सका और अंततः एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जब राजनीतिक नेतृत्व अपनी खुफिया एजेंसियों को सशक्त बनाता है, तो युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना भी सीमाओं को बदला जा सकता है। लेकिन 1977 में राजनीतिक माहौल बदल गया। नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सत्ता संभाली। वे RNW को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने इनका बजट काट दिया और कई आंतरिक ऑपरेशनों का खुलासा कर दिया। इसके बावजूद फील्ड एजेंटों ने पाकिस्तान की खान रिसर्च लेबोरेटरी के पास संदिग्ध गतिविधियां देखीं। एजेंटों ने स्थानीय नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल के नमूने एकत्र किए। प्रयोगशाला परीक्षणों में न्यूट्रिनो विकिरण पाया गया, जो परमाणु विकास का ठोस सबूत था। एजेंटों ने सुविधा के ब्लूप्रिंट भी हासिल कर लिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री देसाई ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे एक आंतरिक मामला माना। सबसे बड़ा विश्वासघात तब हुआ जब देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक के साथ फोन की बातचीत में इस निगरानी का जिक्र कर दिया, जिससे एजेंटों की पहचान उजागर हो गई और कई गुप्त संपत्तियों एसेट्स की जान चली गई। एक खुफिया तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा दुश्मन की जासूसी नहीं, बल्कि उसकी अपनी सरकार की अस्थिरता होती है। 1980 में इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आईं। उन्होंने तुरंत RNW की फंडिंग और परिचालन स्वतंत्रता बहाल की। 1984 में लंदन में एजेंटों ने 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान के लिए बनाए गए पर्वतारोहण उपकरणों के एक विशाल ऑर्डर को पकड़ा। इस डेटा का विश्लेषण करके RNWA ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की गुप्त योजना का अनुमान लगाया। भारतीय सेना ने दुश्मन के पहुंचने से पहले ही रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। आधुनिक शासन कला में दुश्मन की लॉजिस्टिक खरीदारी पर नजर रखना उनकी सेना पर नजर रखने जितना ही शक्तिशाली हो सकता है। इन सफलताओं के बावजूद सिस्टम अलग थलग रहा। खुफिया जानकारी का विश्लेषण अभी भी नौकरशाही की सुस्ती का शिकार था। 1999 में रॉ ने ड्रोन सर्वे और दुश्मन बटालियनों की कई चेतावनियां दी, लेकिन तालमेल की कमी के कारण इन्हें एक एकीकृत थ्रेट के रूप में नहीं देखा गया, जब तक कि कारगिल युद्ध शुरू नहीं हो गया। इसके बाद भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे को बदला और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का गठन किया।
अंधेरे में जुटाई गई खुफिया जानकारी आधी लड़ाई है। एक एजेंसी की असली ताकत उस राजनीतिक ढांचे से परिभाषित होती है जो उसे सुनने के लिए तैयार हो।